बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सिरवान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ओवर एक्टिव ब्लैडर या OAB सिंड्रोम। बेसिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है, ये हम बेसिकली इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और ओवर एक्टिव ब्लैडर बेसिकली मसाने की हिसासियत ज़्यादा हो जाती है और मरीज़ को जो अलामात होती हैं वो उसको तकलीफ़ होती है कि बार बार छोटा पेशाब उसको आता है, कम वक्फे के साथ, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद, और उसके बाद साथ पेशाब की उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है। मतलब जब उसको आता है तो उसको ऐसे लगता है कि अगर उसने ना किया या पोस्टपोन किया यूरिनेशन को तो वो निकल जाएगा। और इवन बाज़ अगर सीवियर केसेस में ऐसे पेशेंट भी होते हैं, ज़्यादातर फीमेल पेशेंट्स, जिनमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस जो यूरिन का निकल जाना भी होता है, वो भी एसोसिएटेड होता है इन सिम्टम्स के साथ। और डे टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम इसको देखें तो ड्यूरिंग नाइट भी, मतलब रात को भी उसको बार बार उठ के छोटा पेशाब करने की हाजत महसूस होती है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। यही सिम्टम्स हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। जो ओल्ड पेशेंट्स हैं मेल, उनमें जो प्रोस्टेट की वजह से होते हैं, वहाँ पे भी यही सिम्टम्स आते हैं। लेकिन ये जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, इसमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक तो मोर कॉमन है फीमेल पेशेंट्स में, और दूसरा ये है कि इसमें जब इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं और इसकी रिलेशंस देखते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एंग्जाइटी के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। मतलब पेशेंट को जब टेंशन या परेशानी ज़्यादा हो तो उसके साथ उसको मसाने की हिसासियत बढ़ जाती है। और इसी तरह सर्दियों के मौसम में, जैसे आजकल का मौसम है, सर्दी ज़्यादा हो गई है कुछ, तो उसमें भी मसाने की ओवर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है फिर इन्वेस्टिगेशन में पहले यूरिन आ रही, तो उसमें हमने देखना है, रूल आउट करना है कि मसाने में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और इसी तरह जब अल्ट्रासाउंड करेंगे फुल ब्लैडर के साथ और पोस्ट वाइड के साथ एम्प्टी ब्लैडर द्वारा चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि कहीं मसाने में पेशाब ज़्यादा तो नहीं रुक रहा, कोई न्यूरोजेनिक काज तो नहीं है। जब ये दोनों काजेज़ रूल आउट हो जाएंगी तब हमारी डायग्नोसिस होगी ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। फिर इसकी ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो इसकी हिसासियत एक तो जैसे वो पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि एंग्जाइटी के साथ है, आपको एंग्जाइटी के लिए साइकोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है, या फिर हम कुछ मेडिसिन जो एंग्जाइटी को डिक्रीज़ करती हैं वो साथ इंक्लूड करते हैं ट्रीटमेंट में। और फिर ब्लैडर के स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे तो एक तो हम पानी का इस्तेमाल नॉर्मल करेंगे, यानी ओवर ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, चाय कॉफ़ी वगैरह इनको अवॉइड करें। ब्लैडर स्टिमुलेंट स्मोकिंग वगैरह है अगर मेल पेशेंट हैं तो ज़्यादातर। और इसी तरह पोस्टपोनमेंट, अनड्यू पोस्टपोनमेंट ऑफ यूरिनेशन, ज़्यादा देर पेशाब को रोके रखना, ये भी नुकसानदेह है। और इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको नॉर्मल अगर पेशाब आता है तो आप कोशिश करें कि अगर 45 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आप यूरिन करते हैं तो आप आफ्टर 1 वीक 15 मिनट्स का इंटरवल ज़्यादा करें, 1.25 घंटे पे ले जाएं, फिर हफ्ते के बाद उसको 1.5 घंटे पे ले जाएं। यानी आपने जब आपको अर्ज महसूस हो यूरिन की तो आपने कंट्रोल करना है उसको स्ट्रांगली और इनहिबिट करना है ब्लैडर की जो कंट्रैक्शंस हैं। इसी तरह साथ जो अब ये तो बिहेवियरल थेरेपी है फर्स्ट लाइन उसी के साथ हम फिर मेडिकेशन आ जाती हैं इंपॉर्टेंट। तो उसमें सबसे इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन रिसेंट लिटरेचर के हिसाब से वो सेलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, जिसमें हमारे पास सोलिफिनासिन आ जाता है और टोल्ड्रोडीन बड़ा लेस वो इफेक्टिव है। और इसी तरह एक रिसेंट ड्रग आई है बीटा-3 एगोनिस्ट मायराबैग्रान, वो भी उसका काफ़ी अच्छे रिलेशन है, मतलब इफ़ेक्ट्स हैं इसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर में, उसके रिस्पांस टू ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो जब कंपेयर किया है, एक रिसर्च स्टडी मैंने की है, जब उन दोनों ट्रीटमेंट्स को हमने कंपेयर किया है, मायराबैग्रान को और सोलिफिनासिन को, तो उसमें तकरीबन एफिकेसी नियरली बराबर है। स्लाइटली एंटीकोलिनर्जिक्स में ज़्यादा एफिकेसी हमें शो हुई है, लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो एंटीकोलिनर्जिक्स में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मायराबैग्रान बीटा-3 एगोनिस्ट के। तो फर्स्ट लाइन स्टिल हम एंटीकोलिनर्जिक सोलिफिनासिन को ही लेते हैं। तो वो 5 mg में हम स्टार्ट करते हैं, और उसको इफेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को हम ये बताते हैं कि आपने एटलीस्ट 2 वीक्स तक वेट करना है, क्योंकि इसकी स्लोली एफिकेसी जो स्टेप लैडर पैटर्न की तरह बढ़ती है, तो उसको हमने टाइम देना है ट्रीटमेंट को। और ये जब 2 वीक्स के बाद फिर रीअसेस करते हैं, और 6 वीक्स, एटलीस्ट 6 वीक्स टू 3 मंथ तक ट्रीटमेंट जारी रहती है। मज़ीद इसके बारे में ये है कि हमने कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, और साथ ये है कि फिर फॉलो अप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में अगर इस डिज़ीज़ के बारे में आपको कोई क्वेश्चन हों, कोई क्वेरीज़ हों, तो आप मज़ीद इसमें हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट्स में, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको वो एक्सप्लेन करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बीमारी को समझने में ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।